नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ लालगंज के अपने शहर में, अपने ही एक मित्र और एक अच्छे डॉक्टर के साथ, जो आज आपको कोरोना के विषय पे बताने जाएंगे। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ बहुत हैं और इसमें ये कोई न्यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं है कि फलाना जगह कोरोना निकला, क्योंकि हर जगह से निकल रहा है। लालगंज में करीब 50 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जहाँ पे कोरोना निकला है। तो इस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है किसी डॉक्टर से बात करना, किसी चिकित्सक से बात करना जो दिन रात कोरोना मरीजों के बीच में रह रहे हैं। वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि क्या हालत है, क्या स्थिति है, कैसे बचा जा सकता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ यहाँ पे अभी खुद डॉक्टर पंकज मौजूद हैं, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं नहीं, और इसके साथ ही एक अभी पटना में कार्यरत हैं। पंकज, अपने बारे में बताइए पहले। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, पीएमसीएच में मैं अभी कोविड मरीजों के बीच ही ड्यूटी कर रहा हूं और इसलिए मैं आप लोग को ये एक बेहतर एक मंच है जिससे मैं लालगंज के लोगों को कम से कम उसके प्रति जागरूक कर सकूं। तो एक अच्छा मंच दिया है प्रकाश जी ने। ओके, थैंक यू। तो कहने का लगा कि पंकज, मैं बता दूं जो बात है। पंकज से मैंने सोचा था कि गूगल मीट से बात करेंगे, लेकिन फिर पंकज खुद अभी घर पे आए हैं और मैं भी घर पे ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल के बात करें। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन कुछ जो दायित्व तो बनता है वो तो पूरा करना चाहिए। पंकज, क्या कर रहे हैं पीएमसी में? क्या है आपका अभी का, किस तरह के मरीजों को आप डील कर रहे हैं? मेरी ड्यूटी जो अभी लगी है पीएमसीएच में वो आईसीयू केयर की है, जो कि कोविड पेशेंटों के लिए जो आईसीयू बनी हुई है, जिसमें कि गंभीर मरीज एडमिट होते हैं कोविड के। क्या हालत है अभी? हालत के बारे में पूछी जाए तो पिछले कोरोना के मुकाबले इस बार थोड़ी डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है और मरीज पहले से ज़्यादा गंभीर भी है। लक्षण की बात करें पहले शुरुआत करते हैं कोरोना जिनको हो रहा है। पिछले बार के कोरोना में इस बार के कोरोना में क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस ये है कि पहले जब इन्फेक्शन था वो लंग्स तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी क्या है कि महज कुछ केस ऐसे देखे गए हैं जिनमें इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन के अंदर लंग्स तक इन्फेक्ट हो गया है। पहले वाले कोरोना में क्या था कि पहले सर्दी जुकाम ये सब शुरुआती लक्षण होते थे, लेकिन इस बार कोरोना ने अपना रूप बदला है और लक्षण सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे हैं। इस बार आपको कभी अगर बदन दर्द हो, सर्दी जुकाम तो है ही, हाई ग्रेड फीवर हो और डायरिया हो, आँखों में जलन हो, आँखें लाल हो, ये सब भी अभी के कोरोना के ये मुख्य लक्षण रहे हैं। क्यूमुलेटिव बात करें तो क्या है, मतलब अगर कोल्ड की बात करते हैं, सिर्फ कोल्ड है तो कोरोना है, सिर्फ फीवर है तो कोरोना है, या फिर ये सब चीज़ें जो आप बताएं सब एक साथ हो तब कोरोना है? नहीं, ऐसे नहीं। अभी परिस्थिति ये है पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार हम लोग ऐसा कह सकते थे, लोग जो कि आम भाषा में कहते हैं कि वायरल हो गया है, सीजनल हो गया है, लेकिन इस बार केसेस इतने आ रहे हैं और इतना स्प्रेड हो चुका है कि हमको इसे हल्के में नहीं लेना है। अगर किसी व्यक्ति को भी अगर उसको लग रहा है कि ऐसे लक्षण है, सर्दी है, खांसी है या बदन दर्द है, तो उसे सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट कर ले। वो अभी ये मायने नहीं रखता कि उसे कोरोना हो या नहीं हो, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग टेस्ट कराने में कतरा रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि जब तक टेस्ट अगर आप नहीं कराते हैं और ये सारे लक्षण हैं, तब तक आपको मान कर चलना है कि ये कोविड ही हो सकता है। ये सारे में क्या मतलब सिर्फ कोल्ड, मतलब मैं वही लक्षण के बारे में फिर से रिपीट करूँगा, लक्षण के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जिससे किसी को कोल्ड है तो भी वो आइसोलेट हो जाए, या फिर जब तक कोल्ड फीवर पेन ये एक साथ ना हो तब? नहीं, सिर्फ कोल्ड तो नहीं बोल सकता। कोल्ड हो, क्योंकि मौसम है अभी। हाँ, कोल्ड का, कोल्ड हो, बदन दर्द हो, बुखार हो, इवन कभी कभी एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं जिनमें बुखार वगैरह जो है वो थोड़ी देर से आता है, लेकिन अगर बदन दर्द हो, डायरिया हो और सर्दी जुकाम हो
तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेट हो लेना चाहिए, खुद हो जाना चाहिए। इवन जब तक ये प्रूव ना हो जाए या टेस्ट ना हो जाए कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, तब तक अपने आप को आइसोलेट करना है। लगभग कितने दिनों तक उस सिचुएशन में, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी अस्पतालों में बेड की हालत और जगह पता है, लालगंज में खासकर और भी ख़राब है क्योंकि यहाँ टेस्टिंग हो रही है, अस्पताल यहाँ पे है नहीं। किसी को अगर शक होता है कि उसको कोरोना है तो कितने दिनों तक खुद को आइसोलेट रखे ताकि वो देख सके कि सच में है कि नहीं है? मिनिमम 7 डेज, 7 दिन तक। हाँ मिनिमम 7 दिन तक उसे आइसोलेट रहना। अगर फिर लगे कि सिम्टम्स वगैरह कंट्रोल है, कुछ वैसा नहीं है, तो ठीक है 7 डेज एनफ है। 7 दिन में जो होना होगा सो दिख जाएगा। वो दिख जाएगा। इससे क्या होगी कि आप दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित नहीं करेंगे, आपके परिवार के ही लोग जिनके साथ आप रह रहे हैं, खा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो आप अपना खुद बचाव कर रहे हैं, साथ ही अपने परिवार का भी बचाव कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है खुद को आइसोलेट कर लेना अगर ऐसा कुछ लक्षण आ रहा है तो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे लोगों को कोरोना जो पॉजिटिव निकले हैं घरों में, बेशक वो स्वस्थ हैं, उनको खतरा कम है, हो सकता है वो बढ़ जाए, लेकिन उन्हीं के घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है, उन्हीं के घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है जो उनके संक्रमण की चपेट में आ जाए। इस लिहाज से खुद को आइसोलेट करना ही बेहतर है, अपने लिए भी और उनके लिए भी। पंकज, अगले ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि जो स्थिति है अभी लालगंज में आप रह रहे हैं, देख रहे हैं, लोग तो मान नहीं रहे हैं, बेड की हालत ख़राब है, सुरक्षा के क्या इंतज़ाम होने चाहिए घर पे? घर पे अगर कोई परिवार में अगर ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लक्षण अगर नहीं भी है, तो अगर उनका घर जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अगर आ गया हुआ है, उनके फैमिली में नहीं है, फिर भी एटलीस्ट हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे या बोला जाए कि बचाव के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि एक तो ये विटामिन सी, जिंक, ये जैसे कि मार्केट में आते हुए विटामिन सी और जिंकोविट की टैबलेट्स वगैरह आती है, ये हमें एक प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे लेनी चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है कंटिन्यू। अगर नहीं भी है तो घर में अगर आपके पास संतरा है या नींबू पानी है जो कि विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, आप नींबू पानी पी सकते हैं, संतरे का जूस है वो पी सकते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कंटिन्यू गर्म पानी पीजिए, वो सब भी है। कंटिन्यू ये बोल सकते हैं आप कि गर्म नहीं, मतलब कि बस ये आप बोल सकते हैं कि ठंडा मत पीजिए। और क्या क्या सुरक्षा, जैसे आपने टैबलेट बता दिया, आपने गर्म पानी, कुछ खाने पीने में क्या खाएं क्या ना खाएं? आप खाने में जैसे संतरा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सेब हो गए, सब्जी में खासकर वो सब्जी जो ज़मीन के नीचे होती है, अच्छा, खासकर उसमें क्योंकि उसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है, तो वैसे साग सब्जी आप ले सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगला सवाल ये है पंकज जी कि जो कोरोना का अभी दौर चल रहा है, अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है, बेड में ऑक्सीजन नहीं है, अगर किसी को कोई, ये तो हो गई कि जिनको नहीं है वो सुरक्षा के तौर पे क्या खाएं क्या ना खाएं, जिनके घर में कोविड पेशेंट है और जो होम आइसोलेशन में है, होने के बाद की बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? जो होम आइसोलेशन में जो भी पेशेंट है तो उनके घर में तो मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि किस पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखना है, किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेड की कमी बहुत ज़्यादा है, तो सारे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे जो घर पे भी रह के सही हो सकते हैं, तो हमें बार बार उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो उंगलियों में रख के हम लोग चेक करते हुए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है वो बताता है। अगर ये ऑक्सीजन की मात्रा 93% से अगर कम हो तो ऐसी स्थिति में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तब मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो वैसे वक्त में मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर उससे ऊपर है, 93 से ऊपर है, 94 वगैरह से ऊपर है, तो पेशेंट को घर पे ही रखकर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और उसमें हमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें जो घर पे हम लोग कर सकते हैं कि मरीज़ जब भी सोए तो उसे प्रोन पोजीशन में लेटाकर सुलाना है। प्रोन पोजीशन मतलब? प्रोन पोजीशन का मतलब होता है कि
छाती के बल सोना, उल्टा लेट कर, हाँ मतलब छाती नीचे रहेगा। हाँ, इससे क्या होता है कि हमारी छाती एक्सपेंड होती है, हमारे बहुत से जो एल्वेलाई है जो लंग्स के अंदर होती है वो भी ओपन होते हैं और ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बना रहता है। अगर हो सकता है पेशेंट की हमेशा छाती के बल तो नहीं सो सकता, तो हर 2 घंटे पे 15 मिनट के लिए छाती के बल सोए, ना हो तो करवट होके सोए। ऐसे क्या होगा कि हमारे शरीर में एक ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी। और जो स्टीम है वो स्टीम लेते रहें। ये पेशेंट्स की बात हो रही है। हाँ, ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में, अगर आपके घर पे अगर नेबुलाइजर की अगर व्यवस्था हो तो कुछ मेडिसिन्स है जिसे नेबुलाइज किया जाता है पेशेंट को, जैसे कि मार्केट में अस्थालिन और बूडेकॉट करके आती है दवा, जिससे आप नेबुलाइजेशन करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो सांस की जो नली है वो फैलता है और पेशेंट को सांस लेने में आराम होता है और ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बना रहता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बातें हैं। और एक बात और कि हाँ, कि अगर पेशेंट बेड पे भी है, अगर बैठना भी चाहता है, तो पेट और छाती के बीच का जो एक एंगल होता है 45 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। ऐसे बैठना है? हाँ, ऐसे सीधा 90 पे नहीं बैठना। 90 पे नहीं, 45 डिग्री के एंगल पे कह सकते हैं कि अगर ऐसे बैठे तो वो भी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। ये आई थिंक 60 डिग्री होगा। हाँ, तो ये नहीं तो 45 मीन्स कि जस्ट लाइक दैट चेयर। और ये 45 झुक के नहीं बैठना है, पेट दब के नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना है। तो ये सारी हम बातें ध्यान में रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वही कि हमें हर 6 घंटे पे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल देखते रहना है। अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो, सेचुरेशन अगर 93 से अगर कम हो जा रहा हो, तो उस स्थिति में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ब्रीफ कर दूँ मैं एक बार, ऑक्सीमीटर ज़रूर रखिए। जिनके घर में पेशेंट है हर 6 घंटे पे ऑक्सीजन चेक करते रहिए। खाने के लिए बात हुई तो जो पंकज कह रहे हैं कि जो नेबुलाइजर है उससे आप अपना वो भाफ करते रहिए। खाने के लिए कुछ बताया नहीं उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। टेस्ट तो आ नहीं रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो भी खाना पौष्टिक चीज़ें खाना जो ऐसा कि आसानी से पचे, जो सुपाच्य हो, जैसे कि आप हरी साग सब्जी ही ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे सिचुएशन में कि आदमी खाना आसानी से पच सके। पेशेंट को काढ़ा कितना ज़रूरी है और मतलब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? नहीं, काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा देना है आपको, कुछ योगा है जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये सब करना है। ये अच्छी चीज़ें हैं कि जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं मरीजों को। हाँ, मरीजों को भी। ओके। क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है कि अगर किसी पेशेंट का लंग्स इन्फेक्ट होता है तो उसे वो रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि जो होम आइसोलेशन हाँ, के लिए, या फिर पोस्ट कोविड पेशेंट भी हो, क्यों ना, पोस्ट सब कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट कोविड पेशेंट भी हो तो उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना है। अगर नहीं भी कुछ एक्सरसाइज करने के लिए अगर नहीं भी ये है तो 2-4 घर पे बैलून रखें, बैलून को फुलाना है उसको। एक ही बैलून को आप एक शिफ्ट में 5 बार फुला लीजिए, फिर अगले शिफ्ट में 5 बार फुला लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं। जो भी मतलब लंग्स का एरिया जो ख़राब हो रहा है या हो चुका होता है तो उसके हीलिंग में ये चीज़ मदद करती है। एक नई चीज़ है, बर्थडे है तो खूब बैलून फुलाइए, मशीन मत लगाइए। दूसरा सवाल जो पंकज मेरे दिमाग में आ रहा था कि वायरल की बात आई, वायरल फ्लू की। वायरल फ्लू में भी बॉडी पेन होता है, वायरल फ्लू में भी फीवर 1-2-3-4 आता है, आँखों में जलन होती है। डिफरेंस क्या है? कोरोना किसी को हुआ है ये को कैसे पता लगाएगा? कोई ऐसा एग्जैक्ट मार्किंग नहीं कि हम वायरल फीवर को कोरोना से कुछ अलग कर सके। ये बस टेस्ट डिसाइड करता है कि ये कोरोना के कारण हुआ है या फिर टाइफाइड के कारण है। ये कॉमन है, कोई वायरल फीवर में कॉमन है कि ये सिम्टम्स तो होंगे। लेकिन इसमें अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर हो रहा है तब हम उस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं
जो कि हमें बताता है कि हाँ ये कोविड हो सकता है, लेकिन ये लक्षण आने में आपको मे बी देर हो सकता है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में तो ऐसा लक्षण आने की नौबत भी नहीं आएगी। कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो, कोमॉर्बिडीज़ हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो, कोई और दूसरी बीमारी हो, तो ऐसे पेशेंट में ये आपको विदिन 1 वीक तक आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वायरल फीवर जो होता है उसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, अदर ऐसा और भी नहीं है कोई कि, लेकिन कोविड में ये सिम्टम्स है। लेकिन कुछ मरीजों में ये, जैसे मैंने बताया कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जो भी खास करके कोमॉर्बिडीज़ वाले पेशेंट है तो उसमें हमें इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना है, या इस चीज़ की नौबत हमें आने नहीं देनी है। इसी के लिए सरकार जो है वो टेस्टिंग पे जोर दे रही है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लक्षण लग रहा है तो पहले हमें टेस्ट कराना है। पहले खुद को, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि खुद को आइसोलेट करें, आइसोलेट करें। दूसरा स्टेप कि जब तक बाय टेस्ट प्रूफ ना हो जाए कि आपको कोविड नहीं है, आप खुद को मान के चले कि हमें कोविड है, ताकि ऐसे आप दूसरों की भी जान बचा सकते हैं और खुद की भी जान बचा सकते हैं। समय काफ़ी हो रहा है, कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। तो हमने आपसे बात कर ली कि कोविड जिनको नहीं हुआ है उनको क्या सुरक्षा इंतजाम रखने चाहिए, अस्पतालों की क्या हालत है आपने बता ही दिया कि बेड्स नहीं हैं, और जो लोग है तो घर पे कैसे इलाज हो, जो कोविड पेशेंट है उनको क्या करना चाहिए, उस पर बात हो गई। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल ही समझिए इसको कि जो आप देख रहे हैं, लोग घूम रहे हैं लालगंज में, जैसा मैंने रिपीट कर दूं कि लालगंज में 50 से ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन है लालगंज में, फिर भी लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग संक्रमित होंगे। हर दिन, कल भी 10 केस निकला है लालगंज में कोविड का। तो उसके स्थिति में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क कैसे पहने, क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री ही क्यों ना हो, ना वहाँ अकेले सरकार इस चीज़ से जीत सकती है, ना ही कितने भी बड़े डॉक्टर हो वो जीत सकती है, या कैसा ही प्रशासन हो नहीं वो कंट्रोल कर सकती है जब तक जनता का साथ ना हो। क्योंकि हमें जनता को ही बचाना है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो जनता की है। तो मैं खुद रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और सलाह एक तरह से कि जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन ज़रूर करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ऐसा नहीं कि किसी एक परिवार की है या कहीं किसी एक देश क्या, ये तो पूरे विश्व स्तर तक की बीमारी है। तो इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए और सभी गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर पहने, भीड़ भाड़ वाले जगह जानों से बचें। कोई भी ऐसा ओकेजन है तो उसे इस टाइम एवॉइड करने की कोशिश करें। तो घुमा फिरा के मैं अपनी बात बताऊं, हमारी बात बताऊं, हम दोनों दोस्त हैं यहाँ पे, साथ में हम लोग का जर्नी साथ चला है। एज ए डॉक्टर इसने जो हुआ सो बताया, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको जो बता रहा हूँ कि देखो हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर है, डेली मरीजों से मिलना, उनका केयर करना इनका काम है। अगर आपको इतनी ज़रूरी है रोजी रोटी के लिए, आपको निकलना ही है, तो एटलीस्ट जो सावधानियाँ उसका तो ख्याल रख ही सकते हैं। आपके हाथ मुंह पे मास्क नज़र नहीं आता। लालगंज के कई सारे फुटेज है मेरे पास जिसको मैं दिखा दूंगा, इसमें लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, अस्पताल में मास्क नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि जो चीज़ है और जो इस बार लालगंज की हालत है बहुत ख़राब है। ख़राब क्या, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लोग मर रहे हैं। लालगंज से भी ऐसी कुछ खबरें आई हैं जहाँ पे लोग मरे हैं, लोगों की हालत ठीक नहीं है, और यहाँ कुछ अगर होता है तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। क्योंकि मैं आईसीयू में ही काम कर रहा हूँ तो मैं रोज़ ऐसे पेशेंट देखता हूँ। मतलब कैसा होता है कि एक शिफ्ट में कम से कम, मतलब हर एक शिफ्ट में लगभग 6 से 7 पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी डेथ हो ही जाती है एक शिफ्ट में। एक शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ। कभी रोना आया? रोना तो नहीं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं तो टूट ही जाता है इंसान की। अगर उसके कोशिश के बावजूद भी अगर कोई ना बचे तो टूट तो ही जाता ही है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ है, मेरे जितने भी कलीग हैं सबके, लेकिन वही है कि सबको अपना काम करना है। हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश है कि बेड के लिए भी सोचना पड़ रहा है लोगों को कि कहाँ से वो बेड इंतज़ाम करें। ऐसा स्थिति हो जाता है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई डेथ करेगा तो मुझे बेड मिलेगा। तो ऐसी स्थिति है, तो कृपया इसे हल्के में ना लें। अभी पंकज से मैं कहूँगा कि मास्क, आपने 2 मास्क पहना हुआ है। जी हाँ,
इंटरव्यू चल रहा है हमारा, इनका घर है, इनकी छत है यहाँ पे, और हम दो ही लोग हैं, दोनों कोरोना निगेटिव हैं। फिर भी सुरक्षा के तौर पे पंकज ने 2 मास्क लगा रखा है, मैंने ये गमछा और मास्क ले रखा है। आप बाज़ार में घूम रहे हैं फिर भी आपका ये हालत है, भगवान जाने कैसे समझेंगे, क्या कहने पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ पंकज थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, हमसे बात करने के लिए और लोगों को बताने के लिए। बाकी हमारी जिम्मेदारी थी, हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लोगों का समझना काम है। कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए ताकि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बीमारी होने ही ना दे, बीमारी होने से बचे। और एक चीज़ और कि लालगंज एक छोटा शहर है, तो लोग उसको छोटा और प्यारा शहर है लोग बीमार व्यक्ति को उस नज़र से ना देखें, जैसा कि सरकारी कहती आ रही है कि ये हमारी लड़ाई जो है वो बीमारी से है, बीमार से नहीं। फ़ोन ट्यून का पंकज ने बात दोहराई, पंकज का फ़ोन ट्यून बज गया है। फिलहाल मैं आपको यहीं पे कंक्लूड करूँगा। जो आपने बात सुनी है उन सबका सार यही है, जिनको कोविड नहीं है वो सुरक्षा के सारे बंदोबस्त करें, एहतियात बरते। जिनको कोविड है वो भी घबराए नहीं, बी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव तो आप हो ही चुके हैं। तो मनोबल टाइट रखिए, क्योंकि मनोबल अच्छा रहेगा तो शरीर को लड़ने से की क्षमता मिलती है। लोग ठीक हो रहे हैं, हर कोई नहीं मर रहा, जो मर वही रहे हैं जो पहले से किसी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं। वरना ऐसा बहुत कम केस है जहाँ पे लोग जिनकी क्या कहते हैं वो डेथ हुई है। तो आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात बरतिए। देखते रहिए प्रकाशवाणी को, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।